दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं दिल्ली के महरौली इलाके में। और दोस्तों यहां पर गियासुद्दीन बलबन का मकबरा दिखाने के लिए आया हूं, जो कि गियासुद्दीन बलबन एक गुलाम से एक राजा बनते हैं दिल्ली का। तो दोस्तों आज जानेंगे गियासुद्दीन बलबन की हिस्ट्री के बारे में, और मकबरे के पास जाके मैं आपको दिखाऊंगा गियासुद्दीन बलबन का मकबरा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, ये रास्ता है यहाँ जाने के लिए। चलते हैं हम मकबरे की तरफ और आपको मैं वहाँ पर जाकर और भी हिस्ट्री बताता हूँ। और इस किले में बलबन का मकबरा खुदाई के दौरान, यानी कि जब एएसआई ने यहाँ पर खुदाई करवाया तब उनका मकबरा निकल कर आया था बाहर। पर बरसात होने की वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, यानी घास उगाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आजू बाजू बहुत सारे जो है कब्र हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस झाड़ियों में वो कब्र दिख रहा है आपको, उधर भी कब्र छुपा हुआ है। और आप देख सकते हैं इसका पूरा एरिया जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है, और बलबन का मकबरा उस तरफ है। तो हम अभी वहाँ भी चलेंगे और इस मकबरे के बारे में बताएंगे। दोस्तों इस पूरे एरिया को दारुल अमन के नाम से जाना जाता था, यानी उस टाइम जो गियासुद्दीन बलबन थे वो दारुल अमन के नाम से इस एरिया को पूरा बसाया था उन्होंने। तो दोस्तों इस रास्ते से मंदिर की तरफ चलते हैं, और आप देख रहे हैं क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है और झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा इधर हो गई हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ आप जो देख रहे हैं। 3 झाड़ियों से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बलबन के मकबरे को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसके अंदर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और सामने हमारे फैज़ भाई आगे जा रहे हैं और हमारी टीम है उधर। तो दोस्तों गियासुद्दीन बलबन जो थे वो गुलाम वंश के 9वें सुल्तान थे और सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक थे। दोस्तों गियासुद्दीन बलबन ने यहाँ पर 1266 में अपना हुकूमत जारी किया, और बहुत लंबे समय तक उनका हुकूमत चला यहाँ पर। तो गियासुद्दीन बलबन ने इस पूरे एरिया को बसाया और इसका नाम रखा दारुल अमन। आप देख सकते हो जो पूरा एरिया है ना, ये यहाँ पर दोस्तों बाज़ार होता था, मार्केट होता था, जहाँ पर सोने चांदी हीरे का व्यापार होता था। तो ये आप इतने झाड़ियाँ दिख रहे हैं, इन झाड़ियों के बीचों बीच में छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जो टूट गए हैं। जैसा कि मैं आपको ये कक्ष दिखा पा रहा हूँ, इसके बीच में मैं खड़ा हूँ, ये भी टूट गया है, यानी कि खंडर हो चुका है। आप देख सकते हैं पत्थर और सीमेंट, पत्थर वाला सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है इसमें। ये पूरे जो बाज़ार था, मार्केट था। बाकी इस तरफ मैं दोस्तों आपको दिखा दूँ, ये बलबन का मकबरे का एरिया है, तो हम उस तरफ भी चलेंगे और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों आपको इस तरफ मैं दिखा दूँ, आप ये जो कक्ष बना हुआ है, इन कक्ष में दोस्तों यहाँ पर दुकानें होती थी, जो सोना चांदी और हीरे का दुकान यानी खरीदो फरोख्त यहाँ पे होता था। आप इधर पूरा देख सकते हैं, इस तरफ जो ये भी टूट गए हैं, ये भी दुकानें होंगी दोस्तों। इस तरफ भी पूरे ये दुकान होंगे आप। तो दोस्तों ये पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये भी दुकान था उस टाइम। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ एक छोटा ये रूम है, उसके बाद हम अंदर और जाएंगे तो एक ये रूम मिलेगा आपको। तो ये दोस्तों एक दुकानें थी, मतलब उस टाइम पूरे एरिया को बसाया था दारुल अमन के नाम से। तो यहाँ पर बाज़ार लगा करता था, जो कि हीरे, सोने, चांदी और जेवरात का ख़रीदो फरोख्त हुआ करता था। तो चलिए मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ यहाँ दारुल अमन के अंदर क्या क्या है। और जो भी है दोस्तों यहाँ पे खंडर हो चुका है, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी का किला है दोस्तों, 12वीं शताब्दी का ये पूरा एरिया है। आप जो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक कमरा है, एक दुकान है, ये भी एक दुकान है, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं दोस्तों। तो ये सारे जो है दोस्तों यहाँ पर एक बाज़ार लगता था, जहाँ पर मैंने बताया कि सोने चांदी का खरीदो फरोख्त किया करते थे। तो ये पूरा एरिया मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों गुलाम वंश की शुरुआती दौर में इल्तुतमिश, जिन्हें कि अल्तमश के नाम से भी जाना जाता था, वो एक बाज़ार में जाते हैं। जो दोस्तों जैसा कि पहले गुलामों को ख़रीदा जाता था अपने निजी काम के लिए, अपने घरों में, नहीं तो अपने किलों में काम करवाने के लिए। तो इल्तुतमिश जो है दोस्तों वो दिल्ली से दूर मुल्तान जाते हैं और वहाँ गुलामों के बाज़ार में जाते हैं। अपने वज़ीर से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर 100 गुलामों को ख़रीदो। वज़ीर ने 100 गुलामों को सिलेक्शन किया, लेकिन उसमें दोस्तों एक गुलाम को उन्होंने हटा दिया। उन्होंने सिर्फ 99 गुलाम को ही ख़रीदा, और जो गुलाम उन्होंने छांटा था, जिसको हटाया था, वो था बलबन। क्योंकि दोस्तों बलबन कद काठी में बहुत कम था और देखने में भी इतना आकर्षित नहीं था, इसीलिए इल्तुतमिश के जो वज़ीर थे उन्होंने उसको छांट दिया था। लेकिन जब वो वज़ीर यानी इल्तुतमिश के वज़ीर वो सारे गुलामों को उनके सामने, उनके समक्ष पेश करता है, तब वो इल्तुतमिश पूछते हैं कि 99 ही गुलाम क्यों है, मैंने तो 100 बोला था। तब इल्तुतमिश अल्तमश के वज़ीर बोलते हैं कि हुजूर वहाँ पर 100 गुलाम थे, जिसमें से एक गुलाम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे आकर्षित नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको छांट दिया था और मैं 99 गुलाम को लेकर आया। यह बात सुनकर बादशाह इल्तुतमिश जो है खुद उस बाज़ार में जाते हैं और कहते हैं कि वो गुलाम कौन है, मुझे उससे मिलवाओ।
बादशाह इल्तुतमिश गुलाम से मिलते हैं और यानी बलबन से मिलते हैं और बलबन उन्हें उनसे प्रार्थना करता है कि हुजूर आप मुझे ख़रीद लीजिए, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। तो इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीद लिया और अपने किले में लेकर आ गए। और जो बलबन थे यानी जितने भी गुलाम थे 100 गुलामों में से किसी को बड़ा ओहदे का काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया, लेकिन बलबन को जो है एक छोटा मोटा काम यानी महल में पानी पिलाना और घोड़ों को चारा डालना, इस टाइप का काम करवाया जाता था। तो जैसा कि दोस्तों आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये समतल एरिया यानी कि पूरा ये एक नॉर्मल एरिया है, बट आप इस तरफ मैं दिखा दूं आपको दोस्तों, ये देख सकते हैं ये बाद में एएसआई ने खुदाई किया था, तब ये सारे जो है निकल कर आए थे। और मैं आपको इस तरफ दिखा दूं दोस्तों, तो आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ से कितनी गहराई है, कितना नीचा है। ये जो बलबन का मकबरा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये है। और ये दोस्तों बाद में यानी बहुत समय बाद एएसआई ने जब खुदाई किया था तब ये मकबरा बाहर निकल कर आया था। तो चलिए मैं आपको नीचे भी लेके चलता हूँ। है नीचे जाने का रास्ता जो कि बाद में खुदाई करने के बाद ये निकल कर सामने आया था। तो बलबन के मकबरे में एंट्रेंस गेट कुछ ऐसा है, ये जो आहता टाइप का जो टूट गया। और दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ना आर्च, बताया जाता है कि गुलाम वंश के इसी मकबरे से, इसी महल से ये आर्च जो इस्लामिक आर्च का शुरुआत होता है। और इसके बाद सारे मकबरे में आज अभी तक हम जितने भी मकबरा या किला देखते हैं उसमें जो ये आर्च इस्तेमाल किया जाता है वो यहीं से शुरुआत होता है दोस्तों। तो ये है बलबन का मकबरा। अब मैं तो अंदर लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है अंदर का नज़ारा, जो कि ऊपर का छत इसका गिर चुका है, ढह चुका है, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी का बनाया हुआ मकबरा है दोस्तों। और ये है गियासुद्दीन बलबन का मकबरा, जो कि ये बाद में दोस्तों खुदाई में यानी एएसआई ने जब यहाँ पर खुदाई करवाया था तब यह मकबरा निकल कर बाहर आया था दोस्तों। तो दोस्तों ये है गियासुद्दीन बलबन के एक बेटे का मकबरा, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ के इनके मकबरे से अभी भी खुशबू आती है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़े एक अच्छे इंसान थे बताया जाता है अपने ज़माने में। और इन्होंने ही दोस्तों मंगोलों से जंग लड़ा था और जंग लड़ने के दौरान ही ये शहीद हुए थे दोस्तों, यानी बहुत अच्छे शख्सियत थे ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पास में चल के इनका मकबरा और खुशबू कहाँ से आती है। और दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो है एक कुदरती तौर पे एक इतर निकलता रहता है इनके मकबरे से, तो मैं भी वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं देखते हैं यहाँ पे। कि इसमें अभी भी जो है इत्र की खुशबू आती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस पर कुछ लिक्विड टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये लिक्विड। और मैं इसमें थोड़ा सा इसको टच करके देख रहा हूँ दोस्तों, तो यहीं से जो है इत्र की खुशबू आ रही दोस्तों। और इसमें पूरी कुरान की आयतें जो है उकेरी गई हैं दोस्तों ये पूरे मकबरे में दोस्तों। तो ये है गियासुद्दीन बलबन के बेटे का मकबरा शेर खान दोस्तों। इनके वजह से ही हम आज सांसें ले रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने मंगोलों से लड़ते हुए कुर्बान हुए थे दोस्तों ये। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बारिश स्टार्ट हो चुका है, तो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पर ही ख़त्म करूंगा। और आप मौसम देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली का कितना सुहाना मौसम हो रहा है। और ये यहाँ का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, जहाँ बलबन का मैं मकबरा आपको दिखाने ले गया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।